नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्राचीन इतिहास पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हम लोग दक्षिण भारत के राजवंशों के विगत वर्षों के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षा में एक नींव के रूप में काम आएंगे। इसी क्रम में पहला सवाल है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? कृष्ण प्रथम, राजराज चोल, विजयालय या परांतक? इसका सही आंसर होगा विजयालय। देखिए, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। वह आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी के लगभग तंजौर, जो कि वर्तमान में तंजावुर के नाम से जाना जाता है, उस पर अधिकार कर लिया था। विजयालय ने यहाँ पर निशंभुसूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा विजयालय। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर आपको विजयालय के रूप में मिलेगा। विजयालय है और इन्होंने 850 से 871 ईस्वी के मध्य में शासन किया था। उसने पल्लवों और पांड्यों के आपसी संघर्ष का लाभ उठाकर तंजौर पर कब्जा कर लिया था और उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोलों का उत्कर्ष मुख्य रूप से हमें 9वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है? भारत की विशालतम नंदी मूर्ति ये मानी जाती है। बृहदेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव, लिंगराज या लेपाक्षी मंदिर? तो सही आंसर होगा इसका बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। ये द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना है। मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्मक यानी मोनोलिथिक मूर्ति है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला सवाल है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट कौन था उस समय? परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या राजाधिराज प्रथम? तो इसका सही आंसर होगा राजराज प्रथम। देखिए, इस मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था और इसे राजराजेश्वर मंदिर के रूप में भी हम जानते हैं। ये भारत के सबसे बड़े और सबसे लंबे मंदिरों में से एक है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर में, मालाबार तट में, होयसल में या कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में? तो इसका सही आंसर होगा डी, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। देखिए, चोल साम्राज्य का विस्तार कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भागों तक था। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला था। प्राचीन काल में यह क्षेत्र चोल मंडलम कहलाता था। तो ये जो क्षेत्र है, यहीं पे चोलों का शासन था। अगला क्वेश्चन है, चोलों की राजधानी थी कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर? तो इनकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी। संगम काल में चोलों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो उरैयूर थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, एक ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, कट गया है मिस्टेक से, और डी कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो जो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी, चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी और ग्रामीण संस्थाओं का संचालन यहाँ होता था। ग्रामों में स्वायत्त शासन पूर्णतया क्रियान्वित किया गया था। चोल प्रशासन में नाडु और कुर्रम जैसी इकाइयाँ भी महत्वपूर्ण थीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत इसका आंसर हो जाएगा। चोल काल अपनी ग्राम पंचायत यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे ग्राम कहा जाता था। ग्राम सभाएं केंद्रीय नियंत्रण से काफ़ी हद तक मुक्त होकर कार्य करती थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगला सवाल है, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? धार्मिक विकास, ग्रामीण सभाएं,
राष्ट्रकूटों से युद्ध या लंका से व्यापार? सही आंसर होगा ग्रामीण सभाएं। चोल युग मुख्य रूप से ग्रामीण सभाओं और स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। परांतक प्रथम के अभिलेखों से इन सभाओं की कार्यप्रणाली की हमें जानकारी मिलती है और सभा और महासभा जैसी संस्थाएं उस युग में संचालित होती थीं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा चोल। देखिए, चोल साम्राज्य अपने उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। ग्राम प्रशासन के अधिकारियों को वेतियूर जैसे नामों से जानते थे, जो वेतन के बदले भूमि प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी प्रशासकीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? आंसर है इसका चोल। रिपीटेड क्वेश्चन है, व्याख्या एक नज़र देख लेते हैं। चोल प्रशासन की रीढ़ ग्राम स्वायत्तता थी। ग्राम सभाओं के पास कर वसूलने और न्याय करने के भी अधिकार होते थे। यह प्रणाली डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण का बेहतरीन उदाहरण है। अगला सवाल है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? आंसर पता ही है, हो जाएगा चोल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका भी आंसर चोल हो जाएगा। और इसका एक डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ग्रामों का शासन उर यानी सर्वसाधारण लोगों की सभा, और दूसरी होती थी सभा या महासभा, जो कि विद्वान ब्राह्मणों की सभा, इनके द्वारा चलाया जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में मिले हैं वे कहाँ हैं? तंजावुर, उरैयूर, कांचीपुरम या उत्तर मेरूर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर मेरूर। देखिए, चोलकालीन ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी हमें उत्तर मेरूर के अभिलेखों से मिलती है। ये अभिलेख जो हैं वो परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित रहे हैं। इसमें सभा की सदस्यता के लिए योग्यता और चुनाव प्रणाली का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर मेरूर। अगला सवाल है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पोनवरियम, एरीवरियम, टोट्टवरियम या संवत्सर वरियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उद्यान प्रशासन की बात हो रही है तो ये हो जाएगा टोट्टवरियम। देखिए, चोल काल में समितियों को वरियम कहा जाता था। तो जो टोट्टवरियम होती थी वो उद्यान यानी गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सुपरवाइज्ड बाय दैट। तो टोट्टवरियम उद्यान प्रशासन से संबंधित हो गई। वहीं एरीवरियम जो होती थी वो तालाब की समिति होती थी। वहीं पोनवरियम जो होती थी वो गोल्ड यानी स्वर्ण समिति का कार्यभार देखती थी। और संवत्सर जो होती थी ऐसी ये वार्षिक समिति होती थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो चोल साम्राज्य के संस्थापक थे विजयालय, जो कि 850 ईस्वी के बाद इन्होंने शासन कार्य किया। पहले ये पल्लवों के सामंत के रूप में शासन करते थे। राजधानी की बात करें तो तंजौर या तंजावुर इनकी मुख्य राजधानी थी। संगम काल में इनकी राजधानी उरैयूर भी हमें देखने को मिलती है। स्थापत्य कला की बात करें तो बृहदेश्वर जो मंदिर है तंजौर में स्थित है, इसके निर्माणकर्ता राजराज प्रथम थे। यहाँ भारत की विशालतम एकाश्मक नंदी की मूर्ति स्थापित है। और शैली की बात करें तो ये द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन जो है यहाँ हमें देखने को मिलता है, जिसके सोर्स यानी स्रोत की बात करें तो इसका उल्लेख हमें उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। और इसमें शासक की बात करें तो परांतक प्रथम ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। समितियों की बात कर लें तो तोत्तवरियम का संबंध उद्यान समिति से है, एरीवरियम का संबंध तालाब समिति से और पोनवरियम समिति का संबंध स्वर्ण समिति से है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कथन एक ये कहता है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर
प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये सही है। डिटेल भी साथ साथ हम लोग देखते हैं। तो ये सही क्यों है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने पांड्य और चेर राजाओं को हराकर अपने प्रभुत्व को स्थापित किया था। दूसरा कथन ये है कि चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। तो ये कथन भी सही है। इसका भी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। राजराज के पुत्र राजेंद्र ने यानी राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य, जो कि वर्तमान के इंडोनेशिया और मलेशिया को हम देख सकते हैं, इनके विरुद्ध शक्तिशाली नौसेना भेजी थी और कडारम सहित कई क्षेत्रों को इन्होंने जीता था। ये क्षेत्र है जिन्हें जीता था इन्होंने। और चोलों ने एक अत्यंत संगठित और शक्तिशाली नौसेना का निर्माण भी किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला सवाल है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति किसकी है? प्रायः किसकी है? तो अष्टभुज है, षड्भुज है, चतुर्भुज है या द्विभुज है? सही आंसर होगा चतुर्भुज। देखिए, चोल काल के तक्षण कला में अद्वितीय सफलता प्राप्त की थी। नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं चोल कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना मानी जाती हैं। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज यानी 4 हाथों वाली होती हैं। यह विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना मानी जाती है? महिषासुरमर्दिनी, नटराज, राम या सोमस्कंद? सही आंसर होगा नटराज। चोल युग की नटराज यानी शिव की कांस्य प्रतिमा, ये भी याद रखना है कि ये बनती किसकी थी। तो एक कांस्य प्रतिमा कांसे की बनती थी। इसको विश्व की महानतम कलाकृतियों में गिना जाता है। चोल कलाकारों ने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया था, लेकिन कांस्य मूर्तियां सर्वाधिक प्रसिद्ध हुईं। नटराज शिव की मूर्ति में उन्हें नृत्य करते हुए यानी तांडव मुद्रा में दिखाया गया है। सही आंसर हो जाएगा नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, विष्णु भगवान की पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं या नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं? तो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। देखिए, चोल काल में पाषाण यानी पत्थर मूर्तियों से अधिक धातु जिसमें कांसे का प्रयोग होता था, उसकी मूर्तियों का निर्माण हुआ। इनमें सर्वाधिक सुंदर और विख्यात नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं बड़ी संख्या में मिली हैं और चोल कला का ये प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंटेशन करती हैं। अगला सवाल है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? आपको पता ही, इसका सही आंसर हो जाएगा चोल कला। रिपीटेड क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह द्रविड़ शैली के अंतर्गत विकसित मूर्ति कला का हिस्सा है। इस समय मूर्ति कला में लचीलापन और सौंदर्य अपने चरम पर था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा चोल कला का। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए या ध्यानमग्न? सही आंसर होगा ए, शिक्षक के रूप में। भगवान शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें एक गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को ज्ञान, संगीत, योग और व्याख्यान प्रदान करते हुए माने गए हैं। दक्षिणामूर्ति का अर्थ है दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए। तो सही आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक के रूप में। अगला सवाल है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन ये है कि यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। ये कथन सही है, क्योंकि इसका डिटेल भी देखते हैं। भगवान शिव की नटराज मूर्ति जो है वो 4 हाथों वाले शिव का
प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है कि अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का। तो ये कथन भी सही है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। दाहिने कान में पुरुष का कुंडल है और बाएं कान में महिला का कुंडल है, जो कि मणिकर्णिका का रूप है। हाथों के प्रतीक की बात करें तो ऊपरी जो दायां हाथ है वो डमरू लिए हुए है, जो कि सृजन का प्रतीक है, और ऊपरी बायां हाथ जो है वो अग्नि का प्रतीक है, जो कि विनाश का रूप है। दूसरा दायां हाथ जो है वो अभय मुद्रा का है, और दूसरा बायां हाथ उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है, जो कि मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है। तो इस प्रकार दोनों ही कथन सही हो गए। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या राजाधिराज प्रथम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। यह चोल साम्राज्य के मजबूत व्यापारिक संबंधों और कूटनीति का प्रमाण है। माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा चोल। देखिए, चोल राजवंश अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। चोलों के पास अश्व, गज और पैदल सैनिकों के साथ एक विशाल संगठित नौसेना थी। इसी नौसेना के बल पर उन्होंने श्रीविजय, सिंघल यानी श्रीलंका और मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। अगला सवाल है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? सही आंसर होगा चोल। चोल राजवंश की एक प्रमुख विशेषता थी कि वे अपने शासक अपने जीवन काल में ही युवराज यानी उत्तराधिकारी का चुनाव कर लेते थे। युवराज अक्सर प्रशासन में राजा की सहायता करता था और बाद में सिंहासन पर बैठता था। ये परंपरा सत्ता संघर्ष को कम करने के लिए अपनाई गई थी। तो इस तरीके से सही आंसर हो जाएगा चोल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वे कौन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या कुलोत्तुंग? सही आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। ये उपलब्धि राजेंद्र प्रथम की है। राजेंद्र प्रथम के पास सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी। उसने श्रीलंका की पूर्ण विजय की थी और दक्षिण पूर्व एशिया के अभियानों के द्वारा बंगाल की खाड़ी पर ऐसा प्रभुत्व जमा लिया था कि उसे चोल झील कहा जाने लगा था। तो सही आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजराज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम या विजयादित्य? सही आंसर होगा इसका राजेंद्र प्रथम। देखिए, राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत यानी गंगा घाटी में अभियान किया और पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड यानी गंगा विजेता की उपाधि धारण की थी और उसने गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना भी की थी। इस प्रकार सही आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद झील जो कि कृत्रिम थी उसे बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजराज प्रथम, राजेंद्र, राजाधिराज या राजराज द्वितीय? तो सही आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो थे इन्होंने अपनी नई राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट सिंचाई और पेयजल के लिए एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। इस तालाब का नाम चोल गंगम रखा गया था और इसे तत्कालीन समय में इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना माना जाता है। आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजेंद्र प्रथम, परांतक चोल, राजराज प्रथम या राजराज द्वितीय? सही आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य की महानता का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम था, जो 985 से 1014 ईस्वी तक जिसने शासन किया था।
राजराज प्रथम ने ही एक स्थायी सेना और विशाल नौसेना का गठन किया था। इस नौसेना के बल पर उसने श्रीलंका के उत्तरी भाग और मालदीव पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या आदित्य प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। देखिए, राजराज प्रथम ने सिंघल यानी श्रीलंका पर आक्रमण किया था और उसने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को भगाकर उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। विजित क्षेत्र में उसने मुमुडी चोल मंडलम नामक नया प्रांत बनाया था और पोलोनरुवा जगन्नाथ मंगलम को इसकी राजधानी बनाई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। अगला सवाल है, अगले सवाल बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं। तो चोल कला एवं संस्कृति पे बात करें तो नटराज मूर्ति जो है चोल कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो कि कांस्य धातु की निर्मित की जाती थी। इसमें 4 हाथ यानी चतुर्भुज को दर्शाया गया है। प्रतीक की बात करें तो डमरू जो है सृजन का प्रतीक है, अग्नि विनाश का और अभय मुद्रा का भी इसमें हमें देखने को मिलता है। दक्षिणामूर्ति शिव जो है वो गुरु या शिक्षक के रूप में देखी जाती है। विशेषताओं की बात करें तो अर्धनारीश्वर प्रतीक दाएं कान में पुरुष कुंडल और बाएं में महिला कुंडल का प्रदर्शन करता है। चोल प्रशासन व सैन्य शक्ति की बात करें तो इनकी नौसेना जो है वो सबसे शक्तिशाली थी। उत्तराधिकारी की बात करें तो राजा के जीवित रहते ही युवराज का चयन कर लिया जाता था। कुलोतुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों को चाइना भेजा था। प्रमुख शासक और उपलब्धियों की बात करें तो राजराज प्रथम जो थे उन्होंने नौसेना का गठन किया था, उत्तरी श्रीलंका को जीता था और राजधानी उत्तरी श्रीलंका की पोलोन्नुरुवा बनाई थी। राजेंद्र प्रथम की बात करें तो संपूर्ण श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जहाँ पे शैलेंद्र शासक राज करते थे उसे जीता था और बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया था। गंगा अभियान की बात करें तो उस दौरान उन्होंने महिपाल को हराया था और उपाधि धारण की थी गंगैकोंड की और नई राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम बनवाई थी और इन्होंने एक तालाब चोल गंगम का भी निर्माण करवाया था, जो कि उस समय की इंजीनियरिंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या विजयालय? सही आंसर होगा इसका राजेंद्र प्रथम। देखिए, राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को विजित किया था, जबकि राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था और सीलोन के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना करके चोल राज्य में भेज दिया था। श्रीलंका पर इन्होंने लगभग 12 वर्षों तक शासन किया था। तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? सही आंसर होगा कुलोतुंग प्रथम। देखिए, कुलोतुंग प्रथम के समय श्रीलंका के राजा थे विजय बाहु। विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया था। कुलोतुंग प्रथम ने कूटनीति अपनाते हुए श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि संबंधों को सुधारने के लिए अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पेरुमाल के साथ कर दिया था। ये घटना चोल साम्राज्य की शांतिपूर्ण विदेश नीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण संबंधित है। हमें बताना है कि क्या कथन और कारण सही हैं और क्या ये दोनों सही होने के बाद कारण कथन की व्याख्या करता है। कथन पहला ये है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। ये कथन सही है। कारण क्या कहता है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। कारण भी सही है और कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। सही आंसर इस तरीके से ए हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। चोलों के विषय में जानकारी उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की तुलना में हमें
अधिक प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। शासक राजराज प्रथम ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख स्थापित करने की प्रथा शुरू की थी। इन अभिलेखों में उन्होंने अपने पूर्वजों के इतिहास और अपनी विजयों को संकलित किया था। ये प्रथा बाद के राजाओं ने भी अपनाई, जिससे हमें प्रामाणिक इतिहास देखने को मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और कौन से युग में सही सुमेलित हैं, उनका चयन करना है हमें। एरीपत्ती। एरीपत्ती का विवरण ये दिया गया है कि भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। ये सही है। इसकी हम व्याख्या भी देखें तो एरीपत्ती जो था वो चोल प्रशासन में वह भूमि होती थी जिससे प्राप्त राजस्व ग्राम जलाशय यानी तालाब के रखरखाव के लिए सुरक्षित रखा जाता था। तो कथन एक सही है। दूसरा क्या है? तनियूर, जिसका विवरण ये दिया जा रहा है कि एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिया गया ग्राम। ये गलत कथन है। क्यों? क्योंकि तनियूर जो था वो चोल काल में बड़े नगरों में गठित कुर्रम यानी ग्राम सभा को तनियूर या तकुर्रम कहा जाता था। यह ब्राह्मण दान वाली भूमि या ब्रह्मदेव भूमि नहीं होती थी। वहीं घटिका की बात करें तो प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय, ये सही है क्योंकि घटिका जो होता था वे पल्लव और चोल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था, जो प्रायः मंदिरों से जुड़े होते थे। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा इसका डी, 1 और 3 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी, नगरम, नानादेशी या मणिग्रामम। देखिए ये क्वेश्चन जो आया है ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था। इसमें मणिग्रामम और नानादेशी सी और डी दोनों ही आंसर सही होगा। डिटेल देखते हैं इसका। क्यों? क्योंकि मणिग्रामम और नानादेशी संस्थाएं विदेशी व्यापार या दूर दराज के देशों के साथ व्यापार से संबंधित थी। नानादेशी संगठन विभिन्न देशों जैसे बर्मा, सुमात्रा यहाँ पे भ्रमण करके व्यापार करते थे। वहीं अगर हम श्रेणी की बात करें तो यह एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। वहीं नगरम जो थी वो व्यापारियों के स्थानीय संगठन को नगरम कहा जाता था। तो इस प्रकार सही आंसर अगर बताएं तो सी और डी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तगर। तगर जो था ये प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये दक्कन के कल्याण और आंध्र प्रदेश के वेंगी इनको जोड़ने वाले मार्ग के मध्य में स्थित था। यह स्थान प्राचीन व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा तगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम? आंसर होगा इसका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो थे ये चालुक्य वंश के सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक हुए, जिनका शासनकाल 610 से 642 ईस्वी तक था। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो उसने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इसकी उपलब्धियों का विस्तृत विवरण हमें एहोल प्रशस्ति से प्राप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल, चालुक्य, पाल या सेन? सही आंसर होगा इसका चालुक्य। देखिए चालुक्य वंश जो था इनके शासनकाल में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा थी। उदाहरणों की बात करें तो विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। कीर्ति वर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के भी प्रशासन में उपस्थित रहने का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी,
श्रावस्ती, कांची या कन्नौज? आंसर होगा वातापी। देखिए, चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। आधुनिक नाम इसका बादामी है, जो कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। छठी 7वीं शताब्दी ईस्वी में ये एक प्रमुख शक्ति का केंद्र हुआ करता था। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, अल्पादुदान लेख में या हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख में? सही आंसर होगा इसका ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऐहोल अभिलेख में कवि कालिदास और भारवी के नामों का उल्लेख हुआ है। ये अभिलेख बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है। इसके रचयिता जैन कवि रविकीर्ति थे। रविकीर्ति ने इस लेख में दावा किया है कि इसे लिखकर उन्होंने कालिदास तथा भारवी के समान यश को प्राप्त किया। तो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है? यह भी हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन में आ गया। आंसर हो जाएगा ए, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ये अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रविकीर्ति ने स्वयं की तुलना कालिदास से करते हुए लिखा है, सा विजयंता रविकीर्ति कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति। अर्थात रविकीर्ति ने अपनी कविता से कालिदास और भारवी जैसे यश को प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 682 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान को भेजा था? राजराज नरसिंह वर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम और जयसिंह प्रथम? तो इसका सही आंसर होगा बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे ये पल्लव वंश के प्रतापी शासक थे, जो कि 630 से 668 ईस्वी के मध्य में शासन करते हैं। श्रीलंका के एक राजकुमार मानवम्मा ने चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन की सहायता की थी। बदले में नरसिंह वर्मन ने मानवम्मा को पुनः श्रीलंका यानी सिंहल की गद्दी दिलाने के लिए अपनी शक्तिशाली नौसेना को 2 बार सहायता के लिए भेजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला सवाल है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द द्योतक था। एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का या काली मिर्च का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिर्च का। देखिए, यवन प्रिय शब्द का अर्थ हुआ यवनों यानी यूनानियों को प्रिय। भारतीय काली मिर्च यूनानियों और रोम वासियों को बहुत पसंद थी। इस मसाले के भारी निर्यात और लोकप्रियता के कारण प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है? आर्य, द्रविड़, मुंडारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा आर्य। देखिए, हल्बी जो है ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। भाषा परिवार की बात करें तो ये इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है और इसे ओडिया और मराठी भाषा की विकास यात्रा के मध्य संक्रमणकालीन भाषा के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से या उपयुक्त सभी से? इसका सही आंसर होगा व्याकरण और काव्य से। देखिए, तोलकप्पियम जो है ये द्वितीय संगम के दौरान संकलित एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। विषय की बात करें तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन इसमें काव्य शास्त्र यानी पोइटिक्स के नियम भी हैं। इसके रचयिता तोलकप्पियर थे, जो ऋषि अगस्त के शिष्यों में से एक थे। इसमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। आगे चलने से पहले हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चोल श्रीलंका संबंध की बात करें तो राजराज प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा किया था। लेकिन यदि संपूर्ण श्रीलंका विजय की बात करें तो राजेंद्र प्रथम इम्पोर्टेंट शासक हैं, जिन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था और महेंद्र पंचम को बंदी बना करके चोल राज्य में भेज दिया था।
कुलोतुंग प्रथम की बात करें तो इन्होंने श्रीलंका को स्वतंत्रता दी थी और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार वीर पेरुमाल से कर दिया था। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो मणिग्रामम और नानादेशी ये दोनों संस्थाएं विदेशी व्यापार करने वाले संगठन के रूप में प्रचलित थीं। वहीं यवन प्रिय नाम हमें काली मिर्च का मिलता है। तगर की बात करें तो कल्याण और वेंगी के बीच का व्यापारिक केंद्र के रूप में तगर एक महत्वपूर्ण स्थल था। प्रशासनिक शब्दावलियों की बात करें तो एरीपत्ती शब्द जो है वो जलाशय तालाब के लिए दान दी गई भूमि से संबंधित था। वहीं घटिका का संबंध मंदिरों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों से हम कर सकते हैं। तनियूर का संबंध बड़े नगरों यानी कुर्रम की इकाई के रूप में देखा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश के सबसे महान शासक हुए जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ऐहोल अभिलेख की बात करें तो इसके रचयिता रवि कीर्ति हैं जिन्होंने कालिदास और भारवी का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में किया है। तोलकप्पियम की बात करें तो ये तमिल व्याकरण और काव्य ग्रंथ का बहुत इम्पोर्टेंट एक ग्रंथ है जिसकी रचना द्वितीय संगम में की गई थी तोलकप्पियर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोलकप्पियम ग्रंथ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, तमिल वास्तुशास्त्र का या तमिल राजशास्त्र का? आंसर होगा बी, तमिल व्याकरण का। देखिए, तोलकप्पियम की रचना द्वितीय संगम के दौरान संकलित की गई और ये एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना तोलकप्पियर के द्वारा की गई जो अगस्त ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। ये जो ग्रंथ है ये सूत्र शैली में लिखा गया है जिसकी विषय वस्तु व्याकरण के साथ साथ इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संगम ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय पर आधारित है? खगोल विज्ञान, व्याकरण, संगीत या चिकित्सा? सही आंसर होगा इसका व्याकरण पर। यह मूल रूप से व्याकरण ग्रंथ है। ये तत्कालीन तमिल समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर भी प्रकाश डालता है। इसमें बताया गया है कि तमिल देश में आर्यों ने ही अनेक विधियों से युक्त एक धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह प्रथा को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन हैं? इलांगो, परनर, करिकल या विष्णु स्वामिन? तो इसका सही आंसर होगा इलांगो आदिगल। इन्होंने ही शिल्पाधिकारम की रचना की थी। ये जो इलांगो आदिकल हैं ये चोल नरेश करिकाल के पौत्र थे और ये संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसकी कथानक जो है ये नुपुर की कहानी पर आधारित है जो कोवलन और कनग्गी की दुखद कथा के रूप में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है जिसमें सूची 1 में ग्रंथ दिए गए हैं और सूची 2 में उनके विषय दिए गए हैं। तो जो तिरुक्कुलर है ये एक दर्शन का ग्रंथ है। इसे तमिल भूमि की बाइबल भी कहा जाता है जिसके रचनाकार तिरुवल्लुवर हुए। तोलकप्पियम का संबंध जो है वो व्याकरण ग्रंथ से है और ये तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ था। शिल्पाधिकारम एक प्रेम कथा है जिसमें कोवलन और माधवी के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मणिमेखले जो है वो एक वणिक कथा है। ये एक व्यापारी की कथा और बौद्ध धर्म से प्रभावित महाकाव्य है। तो इसलिए ए का हो जाएगा 2, तो इसका आंसर होगा ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, आंसर हो गया डी। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा गया, इसका क्या नाम था? शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तोलकप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले या तिरुमुराय? तो ये सही आंसर होगा क्योंकि शैव संतों के लेखन का संग्रह है जिसे 5वां वेद माना जाता है। इसकी भाषा तमिल है।
इसमें शिव की स्तुति में रचित गीतों का संकलन है। इसमें 6ठी से 11वीं शताब्दी तक के कवियों के गीत शामिल हैं और इसका संकलन जो है नम्बी अंडार नब्बी ने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका तिरुमाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार अलवरों और नयनारों की संख्या कितनी है? 12 और 63, 12 और 53, 23 और 63 या 23 और 53? तो अलवारों की संख्या 12 है और नयनारों की संख्या 63 है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए। देखिए, अलवार जो हुए वो वैष्णव संत हुए और इनकी संख्या 12 मानी जाती है। प्रमुख संतों की बात करें तो अंडाल जो हुए वो महिला संत के रूप में हुई। वहीं तिरुमलाई और कुलशेखर भी इनके प्रमुख संतों के रूप में हम देख सकते हैं। नयनारों की बात करें तो ये शैव संत थे और इनकी कुल संख्या 63 थी। इनके प्रमुख संतों की बात करें तो अप्पर, सुंदरर और संबंध, ये इम्पोर्टेंट इनके संत हुए। इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और जैन बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही है? संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ये कथन गलत है। संगम कविता में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, ये भी कथन गलत है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है, ये भी गलत कथन है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ये सही कथन है। कथन बी सही है क्योंकि संगम साहित्य और कविताओं से तत्कालीन दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक और भौतिक संस्कृति का हमें ज्ञान होता है। वर्ण व्यवस्था जो है वो उत्तर भारतीय समाज की भांति दक्षिण भारत में भी वर्ण भेद पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण ज्ञात था। संगम कविताओं में समर शौर्य, युद्ध वीरता का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। इसमें लिखा है कि नहीं मिलता है, ऑप्शन में था तो इसीलिए कट गया। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती हैं? मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या अरिकामेडु? सही आंसर होगा इसका अरिकामेडु। अरिकामेडु जो है वो कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी के पास स्थित है। यहाँ खुदाई में हमें रोमन बस्ती, रोमन लैंप, कांच के कटोरे, मनके और रत्न प्राप्त हुए। ये भारत और रोम के बीच व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में इसे पोडुके के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था राजगीर, अरिकामेडु, भागभीर या ताम्लुक? सही आंसर होगा इसका अरिकामेडु। ये पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह नगर था। यहाँ से इटली यानी रोम के आरिटाइन पात्र और एम्फोरा जार भी हमें मिले हैं। ये स्थल ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रोम के साथ होने वाले व्यापार का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कोरके या बारबेरिकम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरिकामेडु। यूनानी ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अज्ञात लेखक ने अरिकामेडु को पोडुके के नाम से संबंधित किया है और ये भारत के पूर्वी तट यानी कोरोमंडल तट पर स्थित था। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रोमन बस्ती कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा इसका अरिकामेडु। यहाँ 1945 में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा यहाँ पे खुदाई की गई थी और एक विशाल रोमन बस्ती के अवशेष हमें मिले थे। यहाँ से शराब के कलश यानी एम्फोरे कलश, रोमन द्वीप और कांच के बर्तन बहुतायत में मिले हैं। अगला सवाल है, एम्फोरा जार होता है एक छिद्रयुक्त जार, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार,
चित्र धूसर जार या काला और लाल मिट्टी का जार। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। एम्फोरा एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला जार होता था। इसके दोनों तरफ हत्थे लगे होते थे। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल और शराब को रखने परिवहन के लिए किया जाता था। अरिकामेडू के उत्खनन से रोम आयातित कई हमें जार मिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चोल, चेर या पांड्य? तो सही आंसर होगा इसका कदम्ब। देखिए, संगम राजवंश यानी संगम साहित्य में केवल 3 प्रमुख राज्यों का विवरण मिला है, चोल, चेर और पांड्य। कदम्ब वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। कदम्ब वंश की स्थापना बाद में लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में मयूर शर्मन जी के द्वारा की गई थी। इसकी जानकारी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप की गतिविधियों पर हमें प्रकाश मिलता है। यानी संगम साहित्य ऐसा है जिसमें कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप की जितनी भी गतिविधियां थीं उस पर प्रकाश हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? चोल, चेर, पांड्य या पल्लव? तो पूछा गया कौन सा नहीं था, तो चेर का उल्लेख इसमें था, चोल का था और पांड्य का था। किसका उल्लेख नहीं था? तो पल्लव वंश का उल्लेख इसमें देखने को नहीं मिलता है। पल्लव वंश संगम युग का हिस्सा नहीं था। पल्लवों का उदय संगम काल के बाद लगभग 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। अगर हम लोग राजधानियाँ एक नज़र में देखें तो चेर राज्य की राजधानी थी वंजी और करूर, ये दोनों ही राजधानियाँ हुई। चोलों की राजधानी की बात करें तो उरैयूर और पुहार, ये दोनों राजधानियाँ थीं। पांड्य की बात करें तो ये मदुरै इनकी राजधानियाँ थीं। पहले वंजी हुई, फिर करूर हुई। चोलों की पहले उरैयूर हुई, बाद में पुहार भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु या पाली? सही आंसर होगा इसका तमिल। देखिए, कुरल जो है वो तिरुक्कुरल के नाम से भी जानी जाती है। तमिल भाषा में ये रचित ग्रंथ है जिसकी रचना तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई। इसे तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद के रूप में भी हम जानते हैं। इसे मुप्पाल यानी 3 भाग भी कहा जाता है, जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विवरण हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके लेखक को देखते हैं। तोलकप्पियम जो है वो तमिल व्याकरण का ग्रंथ है जिसके लेखक हैं तोलकप्पियार। शिल्पाधिकारम में नुपुर की कहानी का विवरण हमें देखने को मिलता है जिसके लेखक हैं इलांगो आदिगल। नेक्स्ट है तिरुक्कुरल, जो कि तमिल भूमि की बाइबल या लघुवेद के रूप में जानी जाती है। इसके रचनाकार भी तिरुवल्लुवर जी हैं। तिरुमुराय जो हैं वो शैव संतों का संग्रह है और इसे 5वां वेद भी कहा जाता है, जिसके संकलनकर्ता नंबी अंडार नंबी हैं। भक्ति संतों की संख्या की बात करें तो अलवार वैष्णव संत हुए जिनकी संख्या 12 हुई। वहीं नयनार शैव संत हुए जिनकी संख्या 63 हुई। पर प्रमुख पुरास्थल अरिकामेडू के संबंध में कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है वो देखने लायक हैं कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में इसे पोडुकू के नाम से जाना गया। यहाँ से हमें रोमन बस्ती एम्फोरा जार वो होते थे जो दोनों तरफ से हत्थेदार होते थे, और ऑरेटाइन पात्र, ये सब हमें मिले हैं। महत्व की बात करें तो भारत रोम व्यापार का ये एक प्रमुख केंद्र था और ये कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। राजवंशों की बात करें तो संगमकालीन राजवंशों में चोल, चेर और पांड्य, इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। संगम काल से संबद्ध नहीं थे पल्लव वंश और कदम्ब वंश। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? नंदी कलम्बकम, कलिंगतुपर्णी, पेरिये पुराणम या कुरल? तो सही आंसर हो जाएगा कुरल।
कुरल, जिसे तिरुकुरल भी कहा जाता है, इसको तमिल साहित्य का लघुवेद या तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर जी के द्वारा की गई। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है क्योंकि यह धर्म अर्थ काम तीनों वर्गों का प्रतिपादन करता है। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर जो जी थे वो ब्रह्मा के अवतार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट्टकिरुत्तल की प्रथा को स्पष्ट करता है? पहला ऑप्शन है राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। दूसरा, राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। सी, किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना। और डी, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। वटकिरुत्तल जो था संगम काल में प्रचलित एक अनुष्ठानिक प्रथा थी। इसके अंतर्गत युद्ध में पराजित राजा अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की ओर मुख करके बैठ जाता था और वह आमरण अनशन यानी भूखा प्यासा रहकर अपने प्राण को त्याग देता था। यह एक प्रकार का आत्म बलिदान या सुसाइडल रस्म थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? कंबन, कुट्टन, नन्नय या टिक्कण? इसका आंसर हो जाएगा कंबन। देखिए, तमिल भाषा में रामायण की रचना कंबन ने की थी। इसे रामावतारम या कंब रामायण के नाम से हम जानते हैं। कंबन जो हैं वो चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समकालीन माने जाते हैं और ये तमिल साहित्य का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, कंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथनों का हमें चयन करना है। कथन एक क्या कहता है? तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी सित्तार एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ये कथन सही है। इसकी व्याख्या भी साथ के साथ देखते चलते हैं। तमिल क्षेत्र के सित्तार एकेश्वरवादी थे और उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों की कड़ी निंदा की थी। तो ऑप्शन एक जो है वो सही हो गया। ऑप्शन दो क्या है? कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ये कथन भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कन्नड़ क्षेत्र में बासवन्ना द्वारा स्थापित लिंगायत यानी वीर शैव संप्रदाय ने जाति प्रथा का विरोध किया और पुनर्जन्म के सिद्धांत को इन्होंने नहीं माना था। लिंगायत अपने मृतकों को दफनाते हैं, ये जलाते नहीं हैं क्योंकि वे मृत्यु के बाद शिव में लीन होने यानी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों ही सही। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से हमें सुमिलित करना है। सूची एक में राजवंश दिए गए हैं और सूची दो में स्थान और स्मारक दिए गए हैं। तो गुप्त काल का संबंध देवगढ़ मंदिर से आएगा जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चंदेलों का संबंध खजुराहो से आएगा जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है और यहाँ विश्व प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव आदि का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। चालुक्यों की बात करें तो इनका संबंध बादामी से आएगा। बादामी वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है और चालुक्यों की ये राजधानी थी और यहाँ गुफा मंदिर स्थित है। पल्लवों की बात करें तो पनमलई आएगा। पनमलई तमिलनाडु में अवस्थित है और पल्लव स्थापत्य से संबंधित ये एक स्थल है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। आंसर ए इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्रामम? सही आंसर होगा मणिग्रामम। मणिग्रामम दक्षिण भारत में व्यापारियों का एक प्रमुख संघ या गिल्ड था। अन्य प्रमुख व्यापारिक संघ में नाना देशी और वलंजियार भी आते हैं। चतुर्वेदी मंगलम की बात करें तो ये ब्राह्मणों को दान में दिए गए कर मुक्त गांव यानी अग्रहार हुआ करते थे। वहीं अष्टदिग्गज की बात करें तो अष्टदिग्गज विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार के 8 तेलुगु कवि थे। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा मणिग्रामम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य और चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। देखिए तकोल्लम का युद्ध लगभग 949 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध चोल शासक परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य हुआ। परिणाम के स्वरूप राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोलों को बुरी तरह हराया था और तंजौर पर अधिकार कर लिया था, और इस विजय के बाद कृष्ण तृतीय ने अपने को तंजायु कोंड की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गोरी या मलिक काफूर? सही आंसर होगा इसका मलिक काफूर। देखिए चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन 14वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण विजय अभियान के समय 1310 के आसपास चोल और पांड्य इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। निरंतर युद्धों और मलिक काफूर के आक्रमणों ने चोल वंश के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में, कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। उरैयूर जो था वो चोलों की प्राचीनतम राजधानी थी जो कि कावेरी नदी के तट पर अवस्थित थी। ये संगम काल में सूती वस्त्र और कपास के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उरैयूर के मलमल और सूती वस्त्रों की प्रशंसा की गई है। अगले सवाल की तरफ, उदयनसिराल किस वंश से संबंधित था? चेर, पांड्य, चोल या सतवाहन? तो इसका आंसर होगा चेर वंश। देखिए जो उदयनसिराल थे वो चेर वंश के प्रथम ऐतिहासिक शासक हुए और ये आधुनिक केरल प्रांत यानी मालाबार तट से संबंधित राज्य था। किंवदंती मानी जाती है कि इन्होंने महाभारत के युद्ध जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ था उसमें भाग लेने वाले दोनों पक्षों के योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया था, इसलिए इन्हें महाभोजन उदयनसिराल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांड्य राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, वेंगी या वैगई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वेंगी या वैगई। पांड्य राज की जीवन रेखा वैगई नदी थी। पांड्य राज कावेरी के दक्षिण में स्थित था यानी आधुनिक मदुरै और तिरुनेलवेली जिले में। इसकी राजधानी मदुरै जो थी वो वैगई नदी के तट पर ही स्थित थी। वैगई वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए कूट के हिसाब से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो पश्चिमी तट पे हमें तोंडी और मुशरी के तट हमें पश्चिम की तरफ मिलेंगे। वहीं पूर्वी तट पर हमें पुहार और कोरके तट मिलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4, क्योंकि
पश्चिमी तट पर केरल यानी चेर राज्य में हमें तोंडी और मुशरी प्रमुख बंदरगाह के रूप में मिलते हैं। वहीं पूर्वी तट पे यानी कोरोमंडल तट पर पुहार यानी कावेरीपत्तनम चोल के समय संबंधित था, और कोरके जो कि पांड्यों के काल में प्रमुख था, ये बंदरगाह हमें मिलेंगे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इन बंदरगाहों की सूची हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा 3 और 4 यानी तोंडी और मुशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पोमपुहार और मुशरी किस रूप में विख्यात थे? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर हो जाएगा पोर्ट यानी पत्तन। कोरकई, पोमपुहार या मुशरी प्राचीन दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध पत्तन थे। पोमपुहार जो था वो चोलों का प्रमुख बंदरगाह था जो कि कावेरी पत्तनम में स्थित था। कोरकई जो था वो पांड्यों का बंदरगाह था जो कि मोती के लिए प्रसिद्ध था। वहीं मुशरी जो था वो चेर राज्य यानी केरल का प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से हमें रोम के साथ काली मिर्च के व्यापार होते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन ये किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेना के अधिकारी या राजा? तो इसका सही आंसर होगा राजा। संगम साहित्य में राजा के लिए कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनमें प्रमुख है को, कोन, मन्नन, विंदन और कोरवन। राजा वंशानुगत होता था और राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश तथा सेनापति भी यही होता था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय संगम हुआ था अरिकामेडु में, एर्नाकुलम में, मदुरै में या तूतीकोरिन में? तो तृतीय संगम जो हुआ था वो मदुरै में हुआ था। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम यानी कवियों की गोष्ठी आयोजित हुई, जिनमें प्रथम संगम हुआ मदुरै में, जो कि अध्यक्ष कौन थे इस समय? तो अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम जो हुआ वो कपाटपुरम यानी अलवाई में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे अगस्त्य और तोलकप्पियर। तृतीय संगम जो हुआ वो उत्तरी मदुरै में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे नकीर। और वर्तमान में उपलब्ध संगम साहित्य मुख्य रूप से तृतीय संगम के ही हमें देखने को मिलते हैं। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कुरल को हम लघु वेद के रूप में जानते हैं, जिसके रचनाकार हैं तिरुवल्लुवर, और इसे तमिल भूमि की बाइबल संज्ञा दी जाती है। वट्टकिरुत्तल जो होता था वो युद्ध में हारने पर राजा का आमरण अनशन होता था, यानी वो आत्महत्या कर लेते थे अनशन करके। तमिल रामायण की बात करें तो इसके लेखक कंबन हैं और इनका ग्रंथ है रामावतारम। सित्तार यानी सिद्ध जो होते थे वो एकेश्वरवादी होते थे और मूर्ति पूजा के ये विरोधी होते थे। और लिंगायत जो होते थे वो पुनर्जन्म के विरोधी होते थे। व्यापारिक संघ की बात करें तो मणिग्रामम और नाना देशी एक व्यापारिक संघ होता था। चतुर्वेदी मंगलम जो होता था वो ब्राह्मणों को गांव देने या गांव दान की संज्ञा के रूप में है। तकोल्लम का युद्ध 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट और चोलों के बीच में हुआ। राष्ट्रकूटों की तरफ से कृष्ण तृतीय और चोलों की तरफ से परांतक प्रथम थे। इस युद्ध में कृष्ण तृतीय विजय होते हैं और चोलों का साम्राज्य को विनाश करते हैं। उरैयूर की बात करें तो ये चोलों की राजधानी थी और सूती वस्त्र का एक केंद्र थी। बंदरगाह की बात करें तो पश्चिम का बंदरगाह तोंडी और मुशरी था और पूर्व में पुहार और कोरकई इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे। पांड्य जीवन रेखा की बात करें तो वैगई नदी पांड्य जीवन की रेखा थी। पांड्यों की राजधानी जो थी वो मदुरै थी। राजा के नामों का बात करें तो को, कोन और मन्नन ये राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा संगम जो था उसका स्थान मदुरै है, जिसके अध्यक्ष जो थे वो नक्कीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या सांबर?
आंसर होगा इसका अगस्त्य। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्होंने दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं पर बस गए। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकप्पियम अगस्त्य के शिष्य तोलकप्पियर के द्वारा रचित है और अगस्त्य ऋषि का इन पर गहरा प्रभाव था तोलकप्पियर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंश को राजधानी से हमें सुमिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। चालुक्यों का संबंध जो है वो बादामी से होगा। बादामी वर्तमान के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर शासन किया था। पल्लवों की बात करें तो इसका आंसर होगा कांचीपुरम या कांची, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। ये दक्षिण में शिक्षा और कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। हर्ष या हर्षवर्धन की बात करें तो इसका सुमेलन हमें कन्नौज से देखने को मिलेगा और इन्होंने अपनी बहन राजश्री के साथ संयुक्त रूप से यहाँ पर शासन किया था और पांड्यों की जो राजधानी थी वो मदुरै थी। मदुरै तमिलनाडु में अवस्थित है और ये संगम साहित्य और संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र थी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ तक का सही कालक्रम बताइए। तो इसमें पहला आएगा महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव वंश के थे और इन्होंने 600 से लेकर 630 ईस्वी तक शासन किया। दूसरे क्रम में आएंगे गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना 750 से 770 ईस्वी के लगभग की गई। तीसरे स्थान पे आएंगे राजा भोज, जो कि प्रतिहार वंश के थे। इनका कालक्रम 836 से 885 ईस्वी के बीच हुआ, जिसके प्रमुख राजाओं में मेहर भोज का नाम है। वहीं चौथे क्रम में आएंगे परांतक प्रथम, जो कि चोल वंश के थे। इनका कालखंड 907 से 953 ईस्वी के मध्य में होगा। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है? पल्लव की कांचीपुरम ये सुमेलित है, पांड्यों की मदुरै ये भी सुमेलित है, चोलों की तंजौर ये भी सुमेलित है। तो सही नहीं सुमेलित है चेर की पुंडुचेरी, ये गलत है। चेर राज्य की राजधानी पुंडुचेरी नहीं थी। चेर वंश जो है वो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित आपको देखने को मिलेगा। इनकी राजधानी वांजी अथवा करूर हुआ करती थी। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। तो इस प्रकार आंसर जो हो जाएगा वो चेर पुंडुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? कुरवूर, करूर, कांचीपुरम, मदुरै या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरवूर या करूर। चेर राजवंश दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम भाग यानी केरल में शासन करता था। संगम साहित्य के अनुसार इसकी राजधानी कुरवूर या करूर थी। अन्य स्रोतों में इसे वांजी या तोंडी भी कहा जाता है। उदयनजिराल जो है 130 ईस्वी में हुए इस राजवंश के प्रथम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल के दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएंगे महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका ऐतिहासिक क्रम 600 से 630 ईस्वी के मध्य आएगा। दूसरे क्रम पे आएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनको महामल्ल की उपाधि मिली थी। इनका कालक्रम 630 से 668 ईस्वी के मध्य आएगा। तीसरे नंबर पर आएंगे परमेश्वर वर्मन प्रथम, जिनका कार्यकाल 670 से 700 ईस्वी के लगभग आएगा।
और चौथे क्रम पे आएंगे नंदीवर्मन द्वितीय, जिनका कालक्रम 731 से 795 ईस्वी के मध्य में आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया है? फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग या मातवालिन? सही आंसर होगा इसका मातवालिन। देखिए, मातवालिन जो हैं वो एक चीनी यात्री हैं। इन्होंने चालुक्यों के विषय में लिखा है। इन्होंने चालुक्य शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विशिष्ट विवरण दिया था। हुएनसांग ने भी पुलकेशिन द्वितीय के समय कांची और चालुक्य राज की यात्रा की थी, लेकिन संबंधों के विवरण के लिए मातवालिन प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? चालुक्य, राजपूत, गुप्त या मौर्य? तो इसका सही आंसर जो है वो है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का शासन मुख्य रूप से दक्कन और दक्षिण भारत पर केंद्रित था। इनकी राजधानी बादामी यानी वातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, लेकिन उत्तर भारत पर प्रत्यक्ष शासन इन्होंने नहीं किया था। जबकि राजपूत, गुप्त और मौर्य राजवंशों का उत्तर भारत पर विस्तृत शासन रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य राजा कुमारपाल, चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम या कश्मीरी राजा जयसिंह? आंसर होगा चालुक्य राजा कुमारपाल। देखिए, चालुक्य सोलंकी राजा कुमारपाल ने अपने राज्य में अहिंसा को बढ़ावा दिया। वे जैन मतानुयायी थे। उन्होंने पशुवध पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। इसी आदेश को लागू करवाने के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को काशी भेजा था। तो सही आंसर हो जाएगा चालुक्य राजा कुमारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदंब राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर, वनवासी, कांची या बादामी? सही आंसर हो जाएगा इसका वनवासी। कदंब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। इनकी राजधानी वनवासी थी। ये वर्तमान कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। बाद में पुलकेशिन द्वितीय ने कदंब राजाओं को अपने चालुक्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बनवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकातीय राज में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकीनाडा, मोटूपल्ली, मछलीपत्तनम या मूसलीपत्तनम या नेल्लूरू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटूपल्ली। देखिए, मोटूपल्ली काकातीय राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ये वर्तमान आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में स्थित है। इतालवी यात्री मार्को पोलो ने काकतीय वंश की समृद्धि और इस बंदरगाह का उल्लेख किया। यहाँ से हाथी दांत, मोती, रेशम इन सब का निर्यात होता था। तो सही आंसर हो जाएगा मोटूपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? चोल, चेर, पांड्य या चालुक्य? इसका सही आंसर होगा पांड्य राज। देखिए, पांड्य वंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए थे। 26 ईसा पूर्व में एक पांड्य राजा ने रोम के सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। पांड्य राज्य अपनी मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने किया था? कुषाण, चेर, पश्चिमी शक या वाकाटक? तो इसका आंसर हो जाएगा चेर। व्याख्या देखते हैं इसकी। चेर तथा पांड्य दोनों का रोम के साथ व्यापार था। प्रश्न के संदर्भ में चेर विकल्प बी को सही माना जाएगा। मुजरिस जो है वो चेरों का बंदरगाह था और यहाँ पर हमें रोमन व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में देखने को आता है। वहीं अरिकामेडू जो है वहाँ से हमें रोमन बस्तियाँ और एम्फोरा जार के साक्ष्य मिले हैं।
सही आंसर हो जाएगा चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, पुदुकोट्टे में, श्रीरंगम में या तंजावुर में? राइट आंसर होगा इसका मदुरई। मीनाक्षी, जिसे सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है। मदुरई जो है वो पांड्य राजाओं की राजधानी थी। संगम काल में यहाँ द्वितीय और तृतीय संगम आयोजित किए गए थे। ये मंदिर द्राविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर हो जाएगा मदुरई। ये मंदिर भगवान शिव के सुंदरेश्वर रूप और देवी पार्वती के मीनाक्षी रूप को समर्पित है। इसका निर्माण और विस्तार मुख्य रूप से पांड्य शासकों के द्वारा किया गया और बाद में इसका संरक्षण नायक शासकों के समय में भी किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदुरई। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक पढ़ा हम लोगों ने। अगस्त्य ऋषि जो हैं वो दक्षिण भारत के आर्यकरण के लिए अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। राजधानियों की बात कर लें तो चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी हुआ करती थी, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, पांड्यों की मदुरई थी जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर भी हमें देखने को मिलता है, चेरों की राजधानी करूर या वंजी थी और कदम्बों की राजधानी वनवासी थी। कुमारपाल जो चालुक्य वंश के थे, ये जैन धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था और पशुवध पर प्रतिबंध इन्होंने लगाया था और अपने मंत्रियों को इन्होंने काशी में भेजा था। पांड्य राजा की बात करें तो 26 ईसा पूर्व में रोम में अपने कुछ दूत को इन्होंने भेजा था आगस्टस राजा के दरबार में। व्यापार एवं पत्तन की बात करें तो मोटूपल्ली जो है वो काकातीय बंदरगाह था और इस पर मार्को पोलो ने यात्रा की थी इस बंदरगाह के द्वारा। मातवालिन की बात करें तो चालुक्य चीन संबंधों का विवरण हमें देखने को मिलता है। मातवालिन ने चालुक्य चीन संबंधों का विवरण पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ हमें मंदिर दिए हुए हैं और एक तरफ उनके कहाँ पे अवस्थित हैं, इनका सही क्रम हमें लगाना है। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये मदुरई में है, तमिलनाडु में अवस्थित है और ये पांड्य वास्तुकला पर समर्पित है। वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें तो ये तिरुमाला आंध्र प्रदेश में अवस्थित है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं महाकाल की बात करें तो ये भगवान शिव को समर्पित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और बेलूर मठ की बात करें तो ये हावड़ा पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय या मंडपम? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपुरम। देखिए, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिरों के भव्य प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। मंदिर छोटे होते थे लेकिन उनके प्राचीर और प्रवेश द्वार गोपुरम जो होते थे वो विशाल होते थे और अलंकृत बनाए जाते थे। चोलकालीन वास्तुकला में विमान शिखर जो होते थे वो मुख्य विशेषता होती थी, जबकि बाद में गोपुरम की प्रधानता बढ़ गई। तो पांड्य काल में ही गोपुरम को अलंकृत बनाए जाने की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपुरम। इस प्रकार हमारी आज की PYQ सीरीज़ में 92 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने दक्षिण भारत के विगत वर्षों के आए हुए सवालों को देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसी तरीके से पूरी पुनरावलोकन सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट कराएंगे जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए नींव का काम करेंगे। धन्यवाद।